Hi, this is Shom Pandey and hope all you doing well. In my last video, we had talked about the kings of Gupta Empire. In this very video, we're going to be talking about the achievement achieved by the Gupta Empire in various fields and why this particular era, the era of the Gupta Empire, called as the Golden Age of India. So first, we need to compare the Gupta Empire with the Mauryan dynasty. If we compare the Gupta Empire with the Mauryan dynasty, we find out the Mauryan dynasty do have many territory in their reign, in their rule, as compared to the Guptas. बट स्टिल गुप्तास एरा was called as a golden age of India. इसके पीछे रीजन क्या है? आप ये चीजों को समझिए. मॉडर्न डायनेस्टी के पास बहुत सारी टेरिटरीज थी पर गुप्ता के पास से कम थी, फिर भी गुप्ता के एरा को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? रीजन बीइंग कि इनके पास सिर्फ टेरिटरीज में इनकी अचीवमेंट नहीं थी, इन्होंने हर एक फील्ड में अचीवमेंट की है, चाहे वो आपके आर्ट्स का फील्ड है, साइंस का फील्ड है, लिटरेचर का फील्ड है, चाहे आर्किटेक्चर का फील्ड है, हर इन फील्ड में इन्होंने एक्सेल किया और अलग अलग पर्सनैलिटी उभर के आई है, अलग अलग अचीवमेंट्स हुई है, तब जाके इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडिया. ओके, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बाहर से साउंड भी आ रही होगी, बारिश हो रही है बाहर पर बहुत अच्छी, और मैं ऊपर बैठ के बना रहा हूँ वीडियो. तो समझिए चीजों को, मैं चीजों को जल्दी जल्दी बताता रहूंगा, बस आपको थोड़ा कान लगा के सुनना है एंड देन आफ्टर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप टिक कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. The Gupta age in ancient India has been called as the golden age of India because of the many achievements in the field of art, science and literature that Indians made under the Guptas. तो गुप्ता के टाइम में अलग अलग फील्ड, आर्ट, साइंस, लिटरेचर वगैरह अलग अलग फील्ड में लोग उभर के आते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटियां निकल के आती हैं, जो कि इस गुप्ता एरा को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बना के रखती है. द prosperity under the Guptas initiated a period of splendid accomplishment in the arts and science. तो art and science, the Guptas empire lasted from 320 AD to 550 AD. अब चीजों को थोड़ा बहुत समझिए यहाँ पे. गुप्ता डायनेस्टी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था. तो श्रीगुप्त होते हैं जो इनके फाउंडर होते हैं, गुप्ता डायनेस्टी को 240 एडी में ही फाउंड कर लेते हैं. पर जो माना जाता है कि रियल फाउंडर जो होते हैं वो चंद्रगुप्त वन होते हैं, और चंद्रगुप्त वन के आने के बाद ही जो गुप्ता एम्पायर है वो प्रॉस्पर, एक्सेल, अचीव करने लगता है चीजों को, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं समुद्रगुप्त, फिर आगे चंद्रगुप्त मौर्य कंटिन्यू करते हैं, विक्रमादित्य का टाइटल भी लेंगे. तो ये सब करने के बाद ये माना जाता है तो गुप्ता एम्पायर की जो चढ़ाई है वो 320 एडी से स्टार्ट हो जाती है, और उसके 200-250 साल ये आराम से राज करते हैं और अपने एरा को ऐसा एरा बना देते हैं जो बाद में हिस्टोरियन इसको क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडियन पीरियड. ठीक है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर के तौर पर. सबसे पहले लिटरेचर के अलग अलग जो इसमें एडवांसमेंट हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे. संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर द गुप्ता. संस्कृत लिटरेचर जो है गुप्ता के टाइम में बहुत फ्लरिश हुई थी. संस्कृत जो महाकाव्य में बहुत बड़े बड़े आएंगे, इसमें हम देखते हैं. तो कालिदास, अब जो कालिदास एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन का और इंडिया की हिस्ट्री से भी. इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री की तरफ से बहुत पलट के रख दी थी. द ग्रेट पोएट एंड द प्ले राइट वॉज अ कोर्ट ऑफ गुप्ता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में कालिदास थे. उन्होंने बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ. ही कंपोज्ड ग्रेट एपिक सच एज अभिजम शकुंतलम, कुमार संभवम, मल्लिका अग्निमित्रम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रम. अब मैंने आपको सुंगा डायनेस्टी पढ़ाई थी, उसमें एक अग्निमित्रम नाम के किंग आते हैं. उसे मैंने बताया था अग्निमित्रम नाम के किंग की जो क्वीन होती है और उनकी क्वीन की जो सर्वेंट होती है, जो उनकी हैंडमेड होती है, तो वो उनसे इनकी लव स्टोरी होती है, इनसे इनका लव होता है, लव अफेयर होता है. तो उसी के बारे में कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में लिखा है. ठीक है, तो मालविका उस लड़की का नाम होता है और अग्निमित्रम उस किंग का नाम होता है सुंगा डायनेस्टी के. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं. आगे ऋतु संभ्रम, उसका मेघदूतम, उसका विक्रम और शिवम, उसके बाद एंड रघुवंशम. तो ये सारे महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं. किसके हैं? ये कालिदास के हैं, जो कि कोर्ट पोएट था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था. इनको चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है. ओके, और ये कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े पोएट थे, महाकवि भी इनको कहा गया. दिस सेलिब्रेटेड संस्कृत ड्रामा मच्चकिता वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम. तो एक मच्चकिता करके एक जो मतलब वो हुआ था, संस्कृत का ड्रामा लिखा गया था, वो इनके टाइम पे लिखा गया था. जो उसको लिखने वाले जो पर्सन थे वो थे शुद्राका. ठीक है, शुद्राका ने ये एक संस्कृत का ड्रामा लिखा, तो ये आप देख सकते हैं, ये याद सकते हैं, द टॉय कार्ट. उसके बाद पोएट हरिसेना ऑल्सो एडर्न द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. ही रोड अलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन. अगर आप अलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन को देखिए, अलाहाबाद की प्रशस्ति देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसके बारे में अच्छा अच्छा कहना. तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अच्छा अच्छा अलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, और ये लिखा किसने? हरिसेना ने लिखा. हरिसेना कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के. ठीक है, तो ये अब याद सकते हैं. इसको 3-4 तरीके से देख सकते हैं. हरिसेना कौन थे? विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे. तो विक्रमादित्य के बारे में अच्छा अच्छा कहाँ लिखा है, कहाँ पे उनकी इंस्क्रिप्शन मिलता है? अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मिलती है. तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं.
हर बार मैं नहीं बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी काफी वीडियो। विष्णु शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विष्णु शर्मा, आपको बहुत बार क्वेश्चन में मिलेगा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखी थी? पंचतंत्रा लिखी थी, ठीक है। पंचतंत्र अलग अलग उसमें स्टोरियां, डिफरेंट डिफरेंट टेल्स हैं, ठीक है। तो पंचतंत्र एक कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट पोएम, डिफरेंट टेल्स हैं, ठीक है। तो वो जिन्होंने लिखी थी विष्णु शर्मा ने, वो किसके टाइम में थे? वो थे आपके इसी एरा, गुप्ता एरा के टाइम में ही वो थे। अमृत सिम्हा जो ग्रामरेरियन थे, पोएट थे, ये मैंने को पिछली वीडियो में भी बताया था। इन्होंने एक कंपोज की थी संस्कृत में, जो मैंने को बताया था, ये डिक्शनरी कंपोज करने वाले, इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, लेक्सिकन, ठीक है। डिक्शनरी लिखी थी इन्होंने, और डिक्शनरी का नाम क्या है? अम्रकोशा। तो आप याद रख सकते हैं अमृत सिम्हा ने क्या लिखा था? अम्रकोशा। तो आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट एक विशाखा दत्ता करके पर्सन आता है। विशाखा दत्ता ने क्या लिखा था? मुद्राक्षस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ये क्वेश्चन देखा। मुद्राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्ता ने। विशाखा दत्ता ने क्या लिखी थी? मुद्राक्षस। तो कैसे भी आप याद रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, मुद्राक्षस देता किसने लिखी? विशाखा दत्ता ने। विशाखा दत्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज लिखी है? मुद्राक्षस, ठीक है। अदर ग्रामरेरियन हु कॉन्ट्रीब्यूट द संस्कृत लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग वरुचि एंड भर्तृहरि, ठीक है। तो भर्तृहरि और थोड़े ग्रामरेरियन इनके टाइम में आते हैं जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पे काम किया था। उनमें से एक वरुचि बहुत फेमस होते हैं, एक भर्तृहरि बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। तो थोड़े संस्कृत वगैरह के नाम यहाँ पर थोड़े टिपिकल से हो जाते हैं, तो चीज़ों को समझिए बस, ठीक है। यहाँ तक ये इनकी, हम लिटरेचर की बात थी इनके टाइम में। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस की फील्ड में, हर एक फील्ड में इन्होंने एडवांसमेंट किया, तो सबके बारे में देखेंगे। इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ साइंस की फील्ड में भी, मैथमेटिक्स की फील्ड में भी, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में भी, द गुप्ता एज सॉ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एडवांसमेंट। तो इन्होंने इनकी में देखा है, सारा कुछ देखा है। उसके बाद आर्यभट्टा द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट सूर्य सिद्धांता एंड आर्यभट्टिया। तो आर्यभट्ट आपको पता होगा, जिन्होंने इन्वेंट किया था जीरो, और क्या तो कहते हैं ये आर्यभट्ट ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर होते हैं। तो इन्होंने एक सूर्य सिद्धांता लिखी थी, जिनमें उन्होंने सन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, और आर्यभट्टिया लिखी थी, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने लिखी थी, आपको याद रखना है। आर्यभट्टा इज बिलीव टू हैव कॉन्सेप्चुअलाइज जीरो। तो ये जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्यभट्टा ने दिया था। तो इंडिया के लोगों ने काफी अच्छी चीजें की है। ही ऑल्सो गेव द वैल्यू ऑफ पाई। तो इन्होंने पाई की वैल्यू भी दी थी, मेरे ख्याल से अराउंड 3.14 है उसकी वैल्यू, मुझे भी याद नहीं चले। He postulated that the earth is not flat and it rotated around the sun, its own axis, and also that it revolved around the sun. अब ये जो आर्यभट्ट है, इन्होंने ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ, जो काफी लोग पहले समझते आ रहे थे कि जो इस अर्थ, जो पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वो फ्लैट है, पर इन्होंने बताया कि नहीं, जिस पे हम रह रहे हैं वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड शेप में है, और वो अपनी जगह पे घूमती है, अपनी जगह पर रोटेट करे, जिससे दिन और रात होती है। और वो रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है, और एक जगह को अपना एक्सेस मान के उसके आसपास घूम भी रही है, वो है सन, ठीक है। तो ये इन्होंने सारा कुछ बताया था, सन के आसपास वो घूम भी रही है, कौन? पृथ्वी। He also gave the distance between the earth and sun which is remarkably close to the actual value. अब इन्होंने उसी टाइम जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी बता दिया था, पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस बता दिया था, जो कि बाद में जब चेक किया गया, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में चेक किया, तो पता लगा कि भाई वो बहुत ही ज्यादा सही था, बहुत ही ज्यादा क्लोज था जो उन्होंने दिया था। तो ये देख लिया उस टाइम से कितने अच्छे अच्छे लोग उस टाइम में प्रोडामिनेंट थे। उसके बाद ही रोट ऑन ज्योमेट्री, इन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर लिखा, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखा, इन्होंने मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लिखा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में लिखा जो आजकल स्टूडेंट के सिरदर्द बने हुए हैं, ठीक है। मैथ से जो लोग भागते हैं मेरी तरफ, तो उनका सिरदर्द बने हुए हैं। आगे देखते हैं। The Indian number system with a base of 10, which is present numeral system, evolved from the scholars of this era. इस टाइम के एरा को अगर आप इस टाइम के एरा के लोगों को आप देखें तो उन्होंने अलग अलग स्कॉलर्स ने नंबर सिस्टम दिया जो बेस 10 को मान के चलता था। उसके बाद जो कि प्रेजेंट न्यूमेरिक सिस्टम, उसको भी यहाँ के लोगों ने दिया। तो मतलब सिर दर्द का सारा काम यहाँ के लोगों ने दिया, तो मैथ के लोगों के लिए, ठीक है। आगे व्रह मीरा रोट वृत संहिता। तो इनके टाइम पे व्रह मीरा होते हैं जो वृत संहिता रोट करते हैं, लिखते हैं। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर। तो वो एस्ट्रोनॉमर भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर को होता है, तो एक डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनकी पढ़ाई होती है एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उसकी पढ़ाई होती है एस्ट्रोलॉजी। अब चीजों को समझिए, जो एस्ट्रोनॉमी होती है उसमें हम स्टडी करते हैं कि भाई इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट सन, जिसमें इसमें हम देखते हैं कि प्लैनेट कैसे हिल रहा है, मतलब प्लैनेट की मूवमेंट देखते हैं, सन की मूवमेंट देखते हैं, मून की मूवमेंट देखते हैं। तो इसमें ये मूवमेंट देखी जाती है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है मूवमेंट देखते हैं कि प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट की क्या क्या मूवमेंट है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो उसको स्टडी करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर। चीजें क्लियर होंगी।
उसके बाद एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, वो बताते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रही है प्लैनेट्स की, सन की, मून की, तो इसकी मूवमेंट का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, जो अर्थ की लाइफ पे जो अलग अलग स्पीसीज है ना उस पर क्या पड़ेगा, वो होती है एस्ट्रोनॉमी, और उसके जो लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो जो आगे ये सुबह आप अगर टीवी चलाओ तो जो लोग होते हैं जो आपकी भविष्यवाणी बताते हैं इस राशि का उस राशि का, तो वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, वो बताते हैं कि इस ग्रह को हिलने का, आपके ये शुक्र में ये ग्रह आ गया, ये आपके उसमें ग्रह आ गया, उसमें ये आ गया, तो वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर। मैं कहते क्लियर हो गए होंगे छोटा सा। उसके बाद धनवंतरी द ग्रेट फिजिशियन इज सपोज टू हैव लिव्ड इन सैरा। धनवंतरी नाम के पर्सन होते हैं जो बहुत बड़े फिजिशियन माने जाते हैं, मेडिसिन फील्ड के पर्सन होते हैं, वो भी इस टाइम पे ये रहे। उसके बाद सुश्रुता ने सुश्र संहिता बनाई थी, वो भी इसी टाइम पे कंपोज की थी। माना जाता है लेटर, जो आपका लेटर गुप्ता पीरियड होता है 600 एडी में इन्होंने कंपाइल की थी, इन्होंने बनाई थी। ही हैज डिटेल सर्जिकल प्रोसीजर इन दिस वर्क। तो अलग अलग जो सर्जियाँ होती है जो उसको हम कॉमन भाषा में ऑपरेशन वगैरह कह देते हैं, तो बहुत सारी सर्जरी किस डिटेल में जो सर्जरी होती है उनके बारे में इन्होंने बताया था, अपनी बुक में लिखा था, जिसकी बुक का नाम है सुश्रुता संहिता। ठीक है, सुश्रुत ने लिखी थी, सुश्रुता ने लिखी थी, उन्होंने लिखा था सुश्रुता संहिता। ठीक है, तो यहाँ तक। उसके बाद अगला देखिए लास्ट, द नालंदा यूनिवर्सिटी आ सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड अदर लर्निंग अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड। द गुप्ता पैटर्न है दिस एंशिएंट सीड ऑफ लर्निंग। समझिए, तो गुप्ता डायनेस्टी ने बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी, जो कि बुद्धिस्ट को मतलब डिवोटेड थी, मतलब कि बुद्धिस्ट के लोग यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे अलग अलग जैसे अलग अलग स्ट्रीम होती है ना, कॉमर्स अलग है, मेडिकल अलग स्ट्रीम, नॉन मेडिकल अलग स्ट्रीम, वैसे यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम थी, तो लोग यहाँ पे मतलब पढ़ते थे आगे अलग अलग स्ट्रीम, जो इनको विद्या लेनी होती थी। तो अब ये आपको मैंने पिछली स्टोरी में बताया था कि इसको फिर वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सब कुछ चल रहा था। उसके बाद एक इन्वेडर आएगा हमारे इंडिया में, जो टर्किश इन्वेडर है, जो इसको खत्म कर देगा, इसका नाम क्या होता है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसको खत्म कर देगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तौर पे इंडिया में क्या क्या हुआ था गुप्ता एरा में, तो वो देखते हैं। मैनी मैग्निफिकेंट टेम्पल्स पैलेसेस पेंटिंग एंड स्कल्पचर इनके टाइम में क्रिएट हुए थे। ठीक है, टेम्पल्स आपके मंदिर हो गए, पैलेसेस मतलब अलग किले वगैरह, किले कह सकते हैं, थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं, महल वगैरह। उसके बाद पेंटिंग हो गया, पेंटिंग को चित्र वगैरह कह सकते हैं, स्कल्पचर जो मूर्तियां वगैरह इनके टाइम में क्रिएट होती हैं। उसके बाद 10 अवतारा टेम्पल, तो 10 अवतारा टेम्पल होते हैं जो देवगढ़ में यूपी में, वो आज के टाइम वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल। इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। जो 10 अवतारा टेम्पल है जो आज के टाइम के यूपी में देवगढ़ में, वो सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल। सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल का मतलब समझिए, कहने का मतलब कि देखिए बहुत सारी चीजें बनी थी अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत सारे आर्किटेक्चर के काम हुए हैं, पर लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आज के टाइम में आपको सबूत उसके मिले, मतलब आज के टाइम में वो पूरे उसी हालत में खड़े रहें, क्योंकि बहुत सारे भूकंप आए हैं, बाढ़ आई हैं, बहुत सारे उनको नेचुरल क्लाइमिटीज झेलनी पड़ी है, तो वो बेचारे कहीं दफन हो गए, कोई गिर गए। तो ये आज के टाइम में इसके आपको पूरा मतलब सर्वाइविंग, अभी वो खड़ा हुआ है तो इसलिए आपको मिल जाएगा। तो ये 10 अवतारा टेम्पल है, तो उसमें आप जो गुप्ता के टाइम का वो होता है आर्किटेक्चर वर्क देख सकते हैं, तो वो फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ गुप्ता आर्किटेक्चर है। आगे देखते हैं। उसके बाद मुराल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, जो अजंता डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो अजंता में आपको मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है, जो कि दिखाती हैं, डिपिक्टिंग का मतलब होता है बुद्धा की लाइफ के बारे में दिखाती हैं, जो उनकी जातकास टेल। तो जातकास एक बुद्धा की अलग अलग टेल्स, अलग अलग स्टोरियां बना रखी है, उनके बचपन से लेके जो जो अलग अलग स्टोरियां उसके में जातकास में है। वर्क क्रिएटेड इन दिस पीरियड, तो जातका इनके टाइम में क्रिएट हुई थी। प्लेसेस लाइक अजंता, एलोरा, मथुरा, सारनाथ एंड अनुराधपुरा एंड सिगरिया इन श्रीलंका बियर एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अजंता, एलोरा, मथुरा वगैरह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे रैली पेंटिंग दिख रही होगी, मुराल पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद मुराल पेंटिंग के बाद आपको यहाँ पे अजंता एलोरा दिखा देता हूँ। ठीक है, अजंता एलोरा, अजंता की केव्स हैं और एलोरा की केव्स। तो थोड़ा सा ये भी लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि अजंता एलोरा एक ही जगह है, तो ये नाम हम एक साथ ही लेते हैं अजंता एलोरा। ठीक है, तो अजंता अलग है, एलोरा अलग है, बीच में इनके 3 घंटे का रास्ते का डिफरेंस है। ठीक है, औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद की जगह महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारे केव्स हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड डांस टुक शेप इन दिस टाइम। तो बहुत जो क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस वगैरह आता है तो इनके टाइम पे उभर के आता है। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट हो रही होती है। 1 सेकेंड, सॉरी। तो उसके बाद देखिए आगे क्या है, तो गुप्ता लेगेसी इन दी आर्ट्स कैन बी सीन इन दी साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो टुडे। तो मतलब कि गुप्ता की जो लेगेसी है वो आप साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में भी। द ब्रॉन्ज बुद्धा विच इज 7.5 फीट हाई एंड फाउंड एट सुल्तानगंज इज द प्रोडक्ट ऑफ गुप्ता एज। तो एक ना ब्रॉन्ज की, पूरी ब्रॉन्ज से बनी हुई है, उसे बुद्धा की ना एक मूर्ति मिली थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे मिली, तो सुल्तानगंज में हमें मिली थी, तो वो आज के टाइम में बर्मिंघम में है, इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ से निकाल के
काफ़ी कुछ ले गए हैं। तो इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, तो यहाँ से काफ़ी लूट लूट के ले गए हैं अलग अलग टाइम पे। तो फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं द आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली। आयरन पिलर है जो मेहरौली का, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब उनकी क्रिएशन है, किसकी, गुप्ता एरा के टाइम की। इट इज़ अ 9 मीटर लॉन्ग एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ मेटल सच दैट इट इज डस्ट फ्री। दिस इज अ टेस्टिमोनी ऑफ द मेटलर्जिकल स्किल ऑफ द इंडियन दैट टाइम्स। अब चीज़ों को समझिए। एक आपने आयरन पिलर का नाम, आयरन पिलर सुना होगा मेहरौली में, जो आपके दिल्ली में आयरन पिलर मेहरौली में। तो वो मतलब उस टाइम इन्होंने खड़ा किया था। ये बहुत बड़ा, मतलब 7 मीटर से इन्होंने बताया, ये इतना बड़ा लंबा वगैरह है। पर लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि ये उस टाइम 2000 साल से खड़ा हुआ है, पर लेकिन इसमें आज भी रस्ट नहीं लगे, आज भी में जंग नहीं लगा। और इवन ये आयरन का है और बाहर ही है भाई, इसमें ये तो नहीं कि प्रोटेक्ट है किसी से। तो ये माना जाता था कि उस टाइम के लोगों को भी इसमें मतलब एक तरह में जिंक की परत इन्होंने चढ़ाई थी। आपको ग्लेविनाइजेशन वगैरह अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उसको मतलब उसको परत वगैरह चढ़ाई जाती है आयरन को, किससे, जिंक से, मतलब जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए। तो ये सारा कुछ उनको उस टाइम के लोगों को पता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है, उनको पता था। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये हमको प्रमाण मिलता है कि मेटलर्जिकल स्किल्स हैं उनके पास, मेटल्स वगैरह को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे किस कंडीशन में कौन सा मेटल यूज़ करना है, उसको जंग से बचाने के लिए, अलग अलग क्लाइमेटीज से बचाने के लिए कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। ये वाली स्किल्स भी उनके उस टाइम के लोगों को थी। तो इतने स्किलफुल लोग थे उस टाइम के, ठीक है। चलिए आगे उस देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम इनके गुप्ता के सोशल कल्चर वगैरह के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद उसको जल्दी से खत्म करते हैं। हिंदू एपिक्स वर गिवन देयर फाइनल टच। तो हिंदू के जो एपिक्स माने जाते हैं, हिंदू के जो काव्य वगैरह लिखे गए हैं, जैसे कि रामायण महाभारत, तो गुप्ता के पीरियड के टाइम में उनको फाइनल टच वगैरह मिला था। द हिंदू रिलीजन ऑल्सो रिसीव द impetus under the Guptas and it flourished and expanded throughout India। तो जो हिंदू रिलीजन था उसको क्या तो कहते हैं, बहुत एक तरह से बूम, बहुत तरह से एडवांस मिला था गुप्ता के टाइम में, और हिंदू रीजन बहुत फ्लरिश हुआ था इनके टाइम में, ठीक है। Although the Gupta kings were Vaishnavas, they were tolerant of Buddhism and Jainism, they patronized Buddhist art। तो जैसे कि हमें पता था कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था, गुप्ता जब आती है तो वो खुद एक बड़े वैष्णव किंग्स होते हैं। उनमें वैष्णव तो हिंदू के जो वैष्णव हिंदू को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को अच्छे से मानते हैं, पर फिर भी उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी बहुत प्रमोट किया, और उन्होंने बुद्धिस्ट का जो आर्ट है जिसके काफ़ी हमें प्रमाण मिलते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। द शक्ति कल्ट रोज अराउंड दिस टाइम। तो शक्ति मतलब शक्ति जो जिनका ताल्लुकात होता है गॉडेस से, इंडियन गॉडेस से। तो इनके टाइम में शक्ति मतलब भगवान, जो देवी देवताएं, देवी होती हैं, जो देवी के बारे में भी काफ़ी इनको बढ़ावा मिलता है, देवी के बारे में काफ़ी पढ़ने को मिलता है, देवी के बारे में भी काफ़ी एविडेंस मिले हैं कि ये पूजे जाते थे उस टाइम। उसके बाद देखिए सेक्रीफाइस बीइंग रिप्लेस्ड बाय द भक्ति एंड पूजा। तो जो एक सेक्रीफाइस पीछे चलता आ रहा था कि ये सेक्रीफाइस कर देना, इसकी बलि देना, उसकी बलि देना, तो इनके टाइम में वो रुकती है और वो भक्ति और पूजा का में कन्वर्ट हो जाती हैं, रिप्लेस कर लेती है उनको, उनकी जगह भक्ति और पूजा ले लेती है। आउटकट प्रैक्टिस लाइक तंत्रिज्म ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आउटकट प्रैक्टिस मतलब उनको कहा जाता है जो एक हटके प्रैक्टिस होते हैं, जैसे कि जो तंत्र मंत्र की विद्या वगैरह। तो तंत्र मंत्र या जादू टोने टोने टटके वगैरह भी इनके टाइम में होते थे थोड़े बहुत। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस टाइम। इट वॉज कॉल्ड एज अ चतुरंगा मीनिंग द 4 डिवीजन। तो जो चेस की गेम है माना जाता है इनके टाइम पे ओरिजिनेट हुई थी और उसको चतुरंगा कहा गया था, जिसका मतलब 4 डिवीजन। चतुर मतलब चतुर्गा मतलब 4 होता है इसका मतलब, तो उसको 4 डिवीजन बांटते हैं। अब 4 डिवीजन कौन कौन से थे? मिलिट्री सच एस इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पौन मतलब वो होते हैं जो प्यादे होते हैं। इन्फेंट्री वो लोग होते हैं जैसे जो लड़ाई करते हैं, जो पैदल चल के लड़ाई करते हैं। उसके कैवलरी होती है जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं, उनको नाइट्स कहा जाता है। फिर एलिफेंट्री बिशप्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आपके चैरियट्स जो आपके वो होते हैं रथ वगैरह होते हैं, इनको रूक्स के साथ किया गया है सिंपलाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं इनके टाइम में। उसके बाद अब मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया। हम थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग फेज भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं चीज़ें जैसे कि इसमें क्या है, क्या तो कहते हैं द गुप्ता डिक्लाइनिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द स्कंदगुप्त। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था कि स्कंदगुप्त आते हैं, उसके बाद वहीं से अपने हुनास का आपका आक्रमण स्टार्ट होते हैं, जो आपके ऊपर वाले साइड से आते हैं। तो वो अटैक बार बार अटैक करते हैं, धीरे धीरे वो उनको रेटिलेट भी करते हैं, उनसे मतलब उनको पीछे धकेलने में कामयाब भी रहते हैं स्कंदगुप्त। लेकिन धीरे धीरे अटैक होते हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट को फ्रीडम मिल जाती है। तो ऐसे चल के धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाता है। तो उसके बाद देखिए गुप्ता डिक्लाइन फ्रॉम द ड्यूरिंग रेन ऑफ स्कंदगुप्त द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त II। ही वाज सक्सेसफुल इन retaliating against the Hunas and the Pushpamitras, but the empire was drained of finance and resources because of this। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्कंदगुप्त जो चंद्रगुप्त II के ग्रैंडसन होते हैं वो उनके टाइम में काफ़ी हुनस के आक्रमण होते हैं, पर उनको पीछे खदेड़ने में कामयाब होते हैं, पर लेकिन इसी में ही उनके बहुत सारे फाइनेंसेस और उनके जो रिसोर्स होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। द लास्ट रिकग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज अ विष्णुगुप्त हु
हुज रेन फ्रॉम 540 टू 550 एडी। तो लास्ट जो किंग माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी को विष्णु गुप्ता माने जाते हैं, जो 540 लेके 550 एडी तक रहे हैं। इंटरनल फाइटिंग एंड द डिसेंशन अमंग द रॉयल फैमिली लेड द वीकनिंग। ठीक है, तो जो आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई होगी उनके बीच में, फैमिलीज के बीच में या उनकी डायनेस्टी के बीच में, आसपास में लड़ाई होगी, जो अपने अपने इंडिपेंडेंट करते, तो उस करके ये डायनेस्टी धीरे धीरे, रॉयल फैमिली धीरे धीरे कमजोर होती रही। ड्यूरिंग द reign of the Guptas, Bhadu Gupta, the Vakataka rulers, Narendra Sena of Western Deccan attacked Malwa, Mekala, Koshala. Later on, another वाकटका किंग हरिसेना conquered मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द गुप्तास। तो बस यही है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूलर आते हैं, जो ये वाकटका जिनके यहाँ पहले इनके संबंध भी होते हैं, वो उनके भी द्वारा अटैक करके मालवा का रीजन, मिकाला का, कोशाला का रीजन इनसे एक्वायर कर लेते हैं। फिर अलग अलग जो गुजरात का एरिया जो इन्होंने अलग किया, तो अलग अलग किंग आते रहते हैं और इनके एरिया को एक्वायर करते रहते हैं। यहाँ से डिक्लाइनिंग फेज इनका स्टार्ट हो जाता है। During Skandagupta reign, the Huns invaded north-west India, but they were restricted. But in the 6th century, they occupied Malwa, Gujarat, Punjab and Gandhara. The Hun invasion weakened the Gupta hold of the countries. तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, मगर वापस इसको बताने की जरूरत नहीं है, अब देख सकते हैं इसमें इतना कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे गुजरात का एरिया, पंजाब का, गंधार का एरिया, मालवा का धीरे धीरे हारने लग जाते हैं। इंडिपेंडेंट रूलर्स इमर्ज ऑल ओवर द नॉर्थ लाइक यशोधर्मा, वर्मा, द Muharikas in UP, the Maitrikas in Saurashtra and other Bengal. The Gupta's empire was restricted to the Magad only. तो मगध तक ही उनका सिमट कर रह जाता है। यशोधर्मा had joined the forces with the Narsim Gupta to successfully retaliate against the Hun chief Mihirakula. द लेटर गुप्ता फॉलोइंग द बुद्धिज्म रादर दैन द हिंदुइज्म। तो ठीक है, बस यही सब अपने यहाँ पे नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, इनको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बस दो बार में बात कर लेते हैं। द लेटर गुप्ता फॉलोइंग बुद्धिज्म रादर दैन हिंदुइज्म अनलाइक द एंसेस्टर ऑल्सो वीकन द एम्पायर, दे डिड नॉट फोकस द एम्पायर बिल्डिंग एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा पॉलिटिकल इसको लेके चलिए। पहले के जो गुप्ता के किंग थे, वो गुप्ता के किंग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। पर जो बाद के किंग आए ना, वो थोड़े ऐशो आराम में रह गए, वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। बुद्धिज्म के बारे में उनके आर्किटेक्चर बना रहे हैं, उनके कहीं केव्स बना रहे हैं, कहीं पे उनकी मूर्तियां बना रहे हैं। वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में, मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा नहीं। जो जिस टाइम चंद्रगुप्त टू अपने जो समुद्रगुप्त होते हैं, उसके टाइम इतना होता है कि उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप थोड़ा समझिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया आपका फ्रांस का बंदा था, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। तो ये मतलब इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे, इतने एफिशिएंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाते जो बाद के रूलर्स आते हैं। वो बेचारे थोड़े आर्किटेक्चर में ज़्यादा उनका ध्यान लग जाता है, कुछ ज़्यादा ही आर्किटेक्चर में घुस जाते हैं, तो एम्पायर बिल्डिंग को नहीं कर पाते। इसलिए धीरे धीरे ये इनका एम्पायर वीगन हो जाता है और बड़े बड़े रूलर्स आगे इनको हटा देते हैं। सो वीक रूलर्स अलॉन्ग विद द इंसेंस इन्वेजन फ्रॉम द incessant invasion from foreign as well as the native rulers cause and decline of the Gupta empire। तो बार बार इन्वेजन होता रहता है फॉरेन से, और यही क्या करता है, जो नेटिव रूलर्स भी होता है वो भी अराइज करने लग जाता है। और इंडिपेंडेंट जो पहले इनके अंडर होता है, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो अलग अलग एरिया आता है, वहाँ के भी खुद किंग वगैरह खड़े हो जाते हैं, अलग अलग वो खड़े हो जाते हैं बंदे, और वो उनसे रिवॉल्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे बाहर के इन्वेजन से भी और खुद के जो इंडिया के लोग हैं वो भी रिवॉल्ट करने से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज में और चले जाता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 6th century द एम्पायर हैड डिसइंटीग्रेट एंड वॉज रूल्ड बाय द मैनी रीजनल चिफ्टेंस। तो जो अलग अलग चीफ जो गुप्ता के खुद के लोग अलग अलग जगह पर तैनात होते हैं, उनके जनरल्स वगैरह, चीफ वगैरह, तो वो खुद रिवॉल्ट कर देते हैं और अलग अलग टुकड़ों में उनकी पूरा किंगडम बढ़ जाता है और छोटे छोटे एरिया से वो रूल करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे यही सारा कुछ 6th century के आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में बात की, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में अब आके चेला चोरा पांड्यास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।